नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो फिर से हम मिल रहे हैं, एक बार फिर से YouTube पे हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं अपने रिलेशन एंड फंक्शन की लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लेक्चर 1 में सभी लोग बिल्कुल जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया, आपको जो भी हमने क्वेश्चंस लगवाया, सब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज का ये हमारा सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पिछले लेक्चर की थोड़ी सी बात करते हैं। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ा और उसमें क्या क्या सेट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं क्या होता है, कितने तरह के रिलेशन होते हैं, उनके बीच क्या क्या क्वेश्चंस लग सकते थे। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है रिलेशन पे और सेट्स पे, जितने भी हमारे PYQs थे। ठीक है, तो सारा कुछ अभी तक हमने जो भी किया वो रिलेशन को लेकर था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फंक्शन चेक। आगे जब स्टार्ट करने वाले हम हम फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी रिलेशन कब हमारा फंक्शन में कन्वर्ट होता है, कितने तरह के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उन फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करेंगे, उन फंक्शन की रेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया है तो हम उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं, उसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इन सब चीज के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग PYQ भी लगाएंगे कि हमारे फंक्शंस पे कितने क्वेश्चंस अभी तक CUET के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि 2022 में या फिर 2023 में या फिर 2024 में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आए हैं, उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब ये फंक्शन क्या होता है भाई, फलन क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कब कोई रिलेशन फंक्शन की ओर जा रहा है, मतलब कब कोई रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में समझे थे। रिलेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास क्या था, 2 सेट हुआ करता था और यहाँ पे हमारा ये सेट A है, ये सेट B है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट हुआ करते थे ABCD और इसके अंदर कुछ एलिमेंट थे आपके साथ सपोज कीजिए EFGNH। ठीक है, ये सारे हमारे एलिमेंट है किसके, हमारे दोनों सेट के। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे रिलेशन में कि हम लोग एक प्रोवाइड करते थे वैल्यूज। ठीक है, A को E दे दिए, B को F, C को G और D को अगर हम H दे दिए। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया। अब बात आती है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाती है या कंडीशंस क्या होती है जहां पे एक रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो उन कंडीशंस के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, 2 कंडीशन है, वो ये चीज है कि पहला जो हमारा कंडीशन है वो क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, मतलब ए का प्रत्येक तत्व क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे पहला सेट था, ठीक है, ए वाला जो सेट है, यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट है सब क्या होने चाहिए, सब रिलेटेड होने चाहिए किसी न किसी हमारे बी के एलिमेंट से। कोई भी यहाँ पे एलिमेंट हमारा छूटने ना पाए। अगर कोई भी एलिमेंट अगर छूट गया हमारे सेट ए में तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सब रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब इनका कोई ना कोई इमेज हमें अपने सेट बी में दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। ठीक है, यूनिक इमेज की बात क्या कह रहा है कि मतलब हम लोगों ने जब पहले अपने सेट में से हर एक एलिमेंट को जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं क्या वैल्यू सेट बी के अंदर, वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक से मतलब क्या है हमारा, यूनिक से मतलब ये है कि एक एलिमेंट का जो हमारा सेट ए में है इसकी सिर्फ एक ही इमेज हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, एक प्री इमेज का क्या मिलना चाहिए, एक ही इमेज मिलना चाहिए। अगर मैं यहां पे क्या करूं कि इस ए को दूसरी वैल्यू एफ भी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, इस ए को क्या एफ वैल्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसका क्या हो जा रही है, हमारे पास 2 आउटपुट मिल जा रही है। एक इनपुट से हमें 2 आउटपुट मिल जा रही है, तो यहां पे ये चीज क्या बन जाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहली बात जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हमारा
जो एवरी एलिमेंट है ए का, ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो भी एलिमेंट हम लोग रिलेट कर रहे हैं उसकी सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए, मतलब उसका एक ही आउटपुट हो, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक इनपुट के लिए कुछ आउटपुट मिले और हर एक इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिले, तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारा रिलेशन फंक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज तरीके से यहां पे थोड़ा सा मैं आपसे बताऊं क्या, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए हर एक इनपुट के लिए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं कि देयर शुड बी एन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। ठीक है, हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब हर एक हमारा जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं कि आउटपुट शुड बी यूनिक फॉर एवरी इनपुट। ठीक है, हर एक इनपुट के लिए जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही मिलना चाहिए। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस किसकी, हमारे फंक्शंस की। ठीक है, उम्मीद है कि फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो मुझे क्या पता करना है, अगर मुझे कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, किसी फंक्शन का, सपोज करो कोई भी रिलेशन का एक ग्राफ दिया हुआ है और मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा प्रोसेस, कैसे हम पता करेंगे ग्राफिकली कि हमारे पास जो भी ग्राफ मिला है वो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी हम समझेंगे अपने पिछले वाले डेफिनेशन से ही, कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, कि हमारे पास क्या हो, हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हो। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे ग्राफ को देखूं तो क्या मिलेगा हमें, हर एक इनपुट के लिए क्या मिले, हमें कुछ आउटपुट मिले। ठीक है, मतलब जहां तक ये ग्राफ चल रहा है, अगर मैं हर एक इनपुट मतलब हर एक एक्स की वैल्यू पे क्या करूं, हर एक x की वैल्यू पे क्या करूं, मैं अगर यहां पे नोटिस करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, हर एक x पे कुछ ना कुछ y मिलनी चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ y हमें क्या मिले, यहां पे मिले। तो यहां पे देखिए भाई, हर x पे कुछ ना कुछ y मिल रहा है, यहां पे भी क्या है, हर x पे कुछ ना कुछ y हमें मिल रहा है। ठीक है, यहां पे भी क्या हो रहा है, हर एक x पे कुछ ना कुछ y मिल रहा है, यहां पे भी हर एक x पे कुछ ना कुछ y मिल रहा है। तो ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, ये क्या है, यहां पे बता रहा है कि हर x पे y की आउटपुट मिल तो रही है। ठीक है, अब साथ ही साथ ये जो हमारा दूसरा कंडीशन था ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या, कि एक इनपुट के लिए हमारा आउटपुट यूनिक हो, मतलब एक इनपुट के लिए आपके पास एक ही आउटपुट मिले। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले ग्राफ को चेक करूंगा कि यहां पे हर एक x के लिए क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, एक ही y मिल रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, हर एक x के लिए एक ही y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या करेगा, हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उस तरीके से यहां पे भी अगर मैं देखूं तो हर एक x पे क्या मिल रहा है, एक यूनिक y मिल रहा है कि नहीं, एक ही y मिल रही है। तो यहां पे ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे अगर इस x की बात करूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दो चलूंगा, तो सेम x पे हमें क्या मिल रहा है, 2y की वैल्यू मिल रही है। सेम x पे क्या हो रही है, 2y की वैल्यू मिल रही है, मतलब एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिला। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस विल बी नॉट आवर व्हाट, फंक्शन। ठीक है, यहां पे भी सेम एज इट इज अगर मैं करूं तो मुझे यहां पे भी क्या हो रहा है, देखिए एक x पे मुझे क्या मिल रहा है, 2y मिल रहा है, यहां पे भी क्या है, एक x पे 2y मिल रहा है, मतलब एक ही x के लिए 2 वैल्यू मिल रही है, 2 आउटपुट मिल रही है, मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेम एज इट इज यहां पे भी है, क्या, कि अगर मैं यहां पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, किसके, अपने y एक्सिस के, तो हर एक x पे क्या मिल रहा है, मुझे 2y मिल रहा है, हर x पे क्या मिल रहा है, 2y मिल रहा है, मतलब एक इनपुट से क्या, 2 आउटपुट। तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सौ की सीधी बात क्या है कि अगर हमें चेक करना है ग्राफिकली कि जो भी ग्राफ है वो हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी लाइन ड्रॉ करनी है भाई, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं y एक्सिस के, या फिर हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो किसके, x एक्सिस के ड्रॉ करो। और अगर हमारा ये लाइन
ग्राफ को 2 पॉइंट पे अगर कट किया, ठीक है, ये जो लाइन है हमारी अगर ग्राफ को किसी 2 पॉइंट पे टच कर रही है या 3 पे कर रही है या 4 पे कर रही है, तब वो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तब वो क्या बनेगा, तब वो हमारा सिंपल रिलेशन बन जाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है ग्राफिकली समझने का कि हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन ग्राफिकली फंक्शन है या फिर वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला इससे रिलेटेड सवाल लगा लेते हैं जो कि हमारे सीयूटी के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये सवाल हमारा सीयूटी का क्वेश्चन पीवाईक्यू 2023 में आया था। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, कई सारे हमारे पास ग्राफ दिए हैं, 4 ग्राफ दिए हैं और हमें फाइंड करना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी फलन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने तरीका सीखा है पता करने का, तो कर लेते हैं पता। अब जैसे ही यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे या फिर वाई के पैरेलल ड्रॉ करूं, तो देखो एक एक्स पे ये क्या किया, 2 बार अपने ग्राफ को कट कर रहा है, इसका मतलब ये तो फंक्शन हमारा नहीं है ना। अब उसी तरीके से मैं सेकंड को करूंगा, यहां पे भी मैं लाइन ड्रॉ किया, यहां पे भी क्या हो गया, 2 पॉइंट पे कट किया हमारे ग्राफ को, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है, यहां पे मैं अगर ड्रॉ करूं लाइन, ठीक है, कई सारे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो देखो हमारे ग्राफ को क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही स्पेशल पॉइंट पे टच कर रहा है, हर एक लाइन क्या कर रही है, एक स्पेशल पॉइंट पे ही टच कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां पे क्या, अगर इसको भी चेक कर लूं, यहां पे भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी क्या करेगा, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी मतलब इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, राइट है हमारा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले अपने पार्ट पे। तो यहां पे क्या है भाई हमारा, अब जो पहला पार्ट आ रहा है वो क्या है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आ रहा है फंक्शन का। ठीक है, मतलब प्रांत, सप्रांत और परिसर की बात करेंगे। क्या होता है भाई हमारा डोमेन, क्या होता है रेंज और क्या होता है कोडोमेन। ठीक है, जैसे कि जब भी कभी हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ इनपुट होता है ना, कुछ क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सेट बनाऊं A और एक सेट है हमारे पास B, मैं यहाँ पे नंबर लिखूं क्या, 1 2 3 एंड 4 लिख दूं। ठीक है, अब मैं B के अंदर क्या लिख रहा हूं, 1 4 9 16, एक मिनट, ये क्या हो गया, 16 25। ठीक है, ये नंबर्स मैंने लिख दिया और मैं क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं A से B के बीच में, किसके बीच में, A से बीच के बीच में एक फंक्शन मैं डिफाइन किया, और वो फंक्शन क्या है कि फंक्शन A, क्या हो गया इसमें, फंक्शन कहां से कहां चल रहा है हमारा, A से B तक चल रहा है। ठीक है, और ये क्या डिफाइन हो रहा है, फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है कि हमारा जो B है वो दैट इज A स्क्वायर है। क्या है, B इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये फंक्शन हमने क्या किया, डिफाइन किया, मतलब A स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि हर एक A की वैल्यू पे चेक करूंगा कि B की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो यहां पे A इक्वल टू जब मैं 1 रखूंगा तो वहां पे B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा A स्क्वायर, मतलब 1 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे मैं A की वैल्यू क्या रखूं, 2 रखूं, तो मुझे B कितनी मिल जाएगी, 2 स्क्वायर मतलब 4 मिल गई। अब A इक्वल टू मैं 3 रखूं, क्योंकि भाई क्या रखना है मुझे यही सब वैल्यू तो रखना है A का, तो A इक्वल टू मैं अगर 3 रखूंगा तो मुझे B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 मिल जाएगा। अब उसी तरीके से A इक्वल टू क्या करूं, 4 करूं, तो यहाँ पे B क्या मिल जाएगा हमें, A स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब क्या मिल गया, 16 मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से क्या कंबाइन होगा भाई, 1 कंबाइन होगा, 2 से 4 कंबाइन हो जाएगा, 3 से क्या कंबाइन हो जाएगा, 9 कंबाइन हो जाएगा, और 4 से क्या हो जाएगा, 16 कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं कि जरा सा पता लगाइए, जो हमने अभी ये रिलेशन बनाया है B स्क्वायर टू A स्क्वायर, ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या कह रही थी कि हर एक सेट A का रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए भाई, जो सेट में हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 सब क्या है, सब कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहे हैं। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है।
दूसरी कंडीशन क्या कहती थी कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है हमारे सेट ए में उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज, मतलब एक ही हमारे पास आउटपुट मिले। तो 1 का आउटपुट 1 है, 2 का आउटपुट 4, 3 का 9 और 4 का 16, मतलब एक ही आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमने बनाया है फंक्शन, सॉरी रिलेशन, ये क्या है? एक फंक्शन बना लेगा। ठीक है, अब यहां पे हम समझेंगे किसके बारे में? डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। ठीक है, डोमेन जो होता है वो हमारा क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो डोमेन का मतलब क्या? इनपुट वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? इनपुट वैल्यूज, मतलब इनपुट में हम जो भी रख रहे हैं वैल्यू, उसको ही हम क्या कहते हैं? डोमेन कह रहे हैं। अब यहाँ पे इनपुट की वैल्यू का मतलब क्या है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कभी भी डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को ही हम क्या बनाते हैं? वाई बनाते हैं। फंक्शन को कैसे बनाते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स पे बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे x की चीजें, फंक्शन की चीजें, मतलब x की चीजें, जो भी x की इनपुट है उसी को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। मतलब यहाँ सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो मेरे क्या कहलाएंगे? वो हमारे डोमेन कहलाएंगे, मतलब इनपुट वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा डोमेन का? ये हो जाएगा एग्जांपल, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा, क्योंकि इनपुट वैल्यूज यही है। अब अगर मैं रेंज की बात करूं, किसकी बात करूं? रेंज की बात करूं, तो रेंज की मतलब क्या होती है कि डोमेन रखने के बाद हमारे फंक्शन में जो डोमेन की वैल्यूज थी वो वैल्यूज रखने के बाद जो वैल्यूज मिल रही है, मतलब आउटपुट वैल्यू जो मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, तो रेंज को हम क्या कहेंगे? आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? आउटपुट वैल्यूज। तो आउटपुट मुझे क्या क्या मिली थी भाई? 1, 4, 9 और 16 मिली थी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल होगा रेंज का वो क्या हो जाएगा? 1, 4, 9 और 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, किसकी बात करूं? कोडोमेन की बात करूं, तो कोडोमेन क्या होता है? जो हमारा कोडोमेन है वो क्या होता है? जो हमारा सेट बी है, जहां से ये हमें सारे आउटपुट हम उठा रहे हैं। ठीक है, जब हम यहां से मैच करा रहे थे आउटपुट क्या क्या मिलेगा हमें, तो ये जो पूरी सेट बी की वैल्यूज है, जो जो भी इसके अंदर एलिमेंट है, जहां से हम अपने किसको, अपने डोमेन को, सॉरी अपने रेंज को निकाले थे, वो क्या बनता है? वो हमारा कोडोमेन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? हमेशा कोडोमेन बन जाता है। तो यहां पे कोडोमेन क्या रहेगा भाई? पूरी की पूरी सेट बी, यही हमारी क्या है? कोडोमेन बन जाएगी। मतलब जिस वैल्यू से, जो हमारा ग्रुप ऑफ एलिमेंट से हम अपनी क्या निकाल रहे हैं? आउटपुट निकाल रहे हैं। यही ग्रुप ऑफ एलिमेंट में से आउटपुट निकाल रहे हैं, तो ये हमारा पूरा सेट क्या है? ये हमारा बनेगा कोडोमेन बन जाएगा। तो सेट बी हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन, जो कि एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा? 1, 4, 9, 16 और 25। ठीक है, ये हो गया हमारा कोडोमेन। क्लियर है? ठीक है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे मुझे क्या मिलता है? सबसे पहला एक आता है वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी इनइक्वालिटीज होती हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज है, उनको हम सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से। और ये उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा हमें मदद कर देता है। स्पेशल चीज है ये, क्या? वेवी कर्व मेथड। ये हम किस पे लगाते हैं? ये सिर्फ हम पॉलिनोमियल पे ही लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? पॉलिनोमियल्स पे लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 से चलते चलते क्या मिले हमें? ए नॉट मिले। ठीक है, अगर इस फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जा रही है, ऐसी फंक्शन अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही होगी, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम करते क्या है? बेसिकली हमें कुछ स्टेप्स है जो कि समझना होगा सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि हमारे पास जो पहला स्टेप है कि हमारे पास जो भी फंक्शन मिल रहा है वो क्या हो? लीनियर जैसा कन्वर्ट हो जाए। कैसा? अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, अगर क्यूबिक फंक्शन मिला है तो उसे हम लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन, सॉरी फंक्शन, कन्वर्ट फंक्शन इनटू लीनियर फॉर्म। किस फॉर्म में बदलना है हमें? लीनियर
फॉर्म में बदलना है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में बदल देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, क्या करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। अब क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो वैल्यूज x की जहां पे हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है, पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे और वो बड़े इजीली निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई लीनियर में तोड़ चुके हैं, तो हर एक फंक्शन को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करके वहां पे क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे x की क्या क्या आएगी। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद हमें करना है क्या, कि अपना एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करके सारे क्रिटिकल NUMBER नंबर लाइन ड्रॉ करके क्या करूंगा, मैं अपने सारे क्रिटिकल पॉइंट को उस पे शो कर दूंगा, ठीक है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। सपोज करो कि हमारे पास कोई क्यूबिक फंक्शन था, वो लीनियर में टूटा और हमें मिल गया क्या, मान लीजिए x इक्वल टू 1, 2 और -1 मिल रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, इनको हम कर लिए रिप्रेजेंट्स। अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई, कि अगला पॉइंट जो होगा हमारा, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन पे चेक करना कि कहां कहां पे पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कहां पे पॉजिटिव आ रही है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा, ठीक है, अगर इनइक्वालिटी पूछा है कहां कहां पॉजिटिव है, कहां कहां नेगेटिव है, या फिर कहां पॉजिटिव है इक्वल टू 0 है, या फिर कहां नेगेटिव है इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम अपने क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अपना नंबर लाइन पे ये फंक्शन हमें कहां कहां पॉजिटिव और कहां कहां नेगेटिव मिल रहा है। और ये समझ में आएगा तब जब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे सीयूईटी के, ठीक है। हालांकि सीयूईटी के अंदर शायद अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना, तो हो सकता है कि शायद सीयूईटी के अंतर्गत नहीं आया तो हमारे पास कोई पीवाईक्यू इससे रिलेटेड ना हो, लेकिन हम इसके लिए समझ लेंगे एक सिंपल से क्वेश्चन से, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूं क्या समझने के लिए, कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, x² - 1 है, ठीक है, x² क्या है, -1, इसे हमें करना है क्या, पॉजिटिव। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x² - 1 किस किस पॉइंट पे या किस किस इंटरवल पे ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये a² - b² जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, x - 1 और x + 1 में ब्रेक कर लूंगा, ये हो गया 0, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, कहां कहां पे फंक्शन 0 हो रहा होगा, तो कहां कहां पे 0 होगा, जहां पे x - 1 0 होगा, जहां पे x + 1 0 होगा। तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो जाएगी, हमारी जो क्रिटिकल पॉइंट आएगी वो क्या क्या आएगी, x बिलोंग्स टू क्या क्या हो जाएगा भाई, एक बार आएगा अपना -1 और एक बार 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 और -1 पे हमारा फंक्शन 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे तो मुझे क्या क्या मिल रहा है पॉइंट, एक ये -1 मिल रहा है और एक ये +1 मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से आपको समझना है कि हमें करना क्या है। हम यहां से बिल्कुल राइट मोस्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हम +1 से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे स्टार्ट करेंगे और यहां पे मैं लिखूंगा क्या, प्लस, मतलब 1 के बाद के सारी वैल्यूज, मतलब 1 के बाद के सारी वैल्यूज अगर मैं इस फंक्शन में रखूं तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है, ये चीज बताता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है कि जो सबसे राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वहां से हमें क्या करना है, प्लस से स्टार्ट करना है। अब हमें करना क्या है कि हम अपने क्रिटिकल पॉइंट पे जब आएंगे 1 पे, तो देखेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट किस लीनियर फंक्शन से आया था। तो ये 1 किससे आया था, x - 1 से आया था। अब इसकी हम पावर चेक करेंगे, पावर कैसी है, पावर निगेटिव है या फिर पावर ऑड, मतलब ये x - 1 की होल पावर कैसी है, ठीक है। तो ये पावर कैसी दिख रही है हमें, ये हमें ऑड दिख रही है। क्यों, क्योंकि भाई 1 है, ऑड है, इसका मतलब ऑड है, तो ये जो साइन है ये हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या होगा, माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से लेके -1 तक कहां चलेंगे, माइनस चलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई साइन हमारा क्या हो गया है, साइन हमारा चेंज हो गया है ना। पावर कैसा था इसका, ऑड था, तो जब भी हमारा पावर कैसा मिलेगा, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का ऑड मिलेगा, तो जो पहला साइन था उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अब अगर यही कहीं हमारा जो पावर है वो इवन मिल जाता तो साइन पॉजिटिव का
पॉजिटिव ही रहता, मतलब पॉजिटिव ही बनता उस टाइम। ठीक है, अब यहां से जब हम -1 पे आ गए तो यहां पे क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि -1 हमें किस फंक्शन से मिला था। किस फंक्शन से मिला था भाई, ये हुआ था x+1 से। इसकी पावर चेक करेंगे, अब इसकी पावर क्या है 1, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी ऑड है, तो इसका मतलब जो पुराना साइन था ये फिर से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज होगा इसका मतलब माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। ये एरिया क्या मिलेगा हमें, प्लस मिलेगा। अब बस हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ये था क्रिटिकल पॉइंट वो कैसा दिख रहा था, पॉजिटिव होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। इसका मतलब हमें पॉजिटिव कहां कहां मिल रहा है, ये चलेगा कहां तक, बिल्कुल -इनफाइनाइट तक, ये चलेगा +इनफाइनाइट तक। इसका मतलब -इनफाइनाइट से -1 तक, फिर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इस x की हर एक वैल्यू पे हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या कि जो हमारा x का आया है वैल्यू, जहां पे ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, वो कहां कहां से चलेगा भाई, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -इन्फिनिटी से, ठीक है, यहां पे क्लोज ओपन कर्व होगा। ठीक है, -इन्फिनिटी से कहां तक चलेंगे हम लोग, -1 तक चलेंगे। ठीक है, फिर यूनियन लेंगे कहां से कहां तक, 1 से इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा क्या, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा -1 और 1 है, यहां पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, कौन सा इंटरवल होगा, ओपन या क्लोज्ड। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि ये जो इनइक्वालिटी थी यहां पे हमारा सिर्फ ग्रेटर देन था या फिर इक्वल टू भी था। अगर इक्वल टू भी रहेगा तो यहां पे -1 और 1 भी क्या हो गया, शामिल हो जाएगा। अगर सिर्फ ग्रेटर वाली बात रहती तो ये हम क्या करते हैं, यहां पे ओपन वाला कर्व लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वल टू के हमें 0 भी तो होना है, मतलब 0 के बराबर भी होना है, तो 0 के बराबर भी होना है मतलब x = 1 भी होना है, x = -1 भी होना है। इसलिए हम क्या करेंगे, -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी मेथड है हमारे पास वेवी कर्व का समझने का कि किसी भी इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे थ्रू वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो ये हो गई पूरी मेथड हमारे पास। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डोमेन और रेंज की तरफ, कि हमें अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, है ना। कि कोई भी फंक्शन दिया है, अगर फाइंड करने के लिए बोल दिया कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन क्वेश्चन या गिवन फंक्शन, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। उसके कुछ हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक स्टेप्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिक्स है, जो हमें वो करना ही करना है। बस ऐसे ही स्टेप्स को हमें चेक करना है कि हमें क्या एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, मतलब वही आपका क्या होगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा या फिर क्यूबिक होगा। तो ऐसे फंक्शंस का डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर लीनियर फंक्शन है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आर, मतलब कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसका लगभग मोस्टली कंप्लीट द स्क्वायर वाला मेथड लेते हैं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या करते हैं, उसका डोमेन फाइंड करते हैं, या फिर रेंज भी इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल है हमारे पास कोई भी, कैसा लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो, क्यूबिक हो, इनका डोमेन लगभग क्या होता है, हर एक फंक्शन का रियल नंबर ही होता है। इनका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा फंक्शन लीनियर भाई कैसा होगा, इन्फिनिटी वैल्यू भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है, -इन्फिनिटी भी ले सकता है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी हम रियल नंबर रखें, कोई रेस्ट्रिक्शंस इस पे नहीं होता है कि नहीं हमें यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है तो उसका सीधे जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, दूसरा है अगर हमारे पास सपोज करिए कि रैशनल फंक्शन है। ठीक है, कौन सी फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है, रैशनल फंक्शन का मतलब कि कोई फंक्शन कोई px/qx के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, px/qx के फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन भी लगभग इनका डोमेन रियल
नंबर्स ही होते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज होती है, बस वो वैल्यूज नहीं होगी जहां पे हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो हमारी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएंगी। तो यहां पे भी जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, एक्सेप्ट वो वैल्यूज जहां पे QX क्या हो रही होगी, जीरो होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि एक्सेप्ट X सच दैट X where QX इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो QX जहां जहां पे जीरो हो रहा होगा वो वाले X को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे अपने डोमेन में, बाकी उसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास कोई कैसा फंक्शन है, रूट का फंक्शन है, ठीक है, क्यूब रूट का है या फिर स्क्वायर रूट फंक्शन है, कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन है या फिर क्यूब रूट में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उस टाइम यहां पे जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, रूट एक्स में दिखेगा। अब हमें रूट की एक प्रॉपर्टी पता है कि इसके अंदर हमारी जो भी चीज होनी चाहिए वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो हमें आइडिया है क्या, कि इसके अंदर कोई भी चीज जो होगी, फंक्शन जो भी होगी, उसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। अब निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू है वो हमेशा क्या हो भाई, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? कैसी? तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन होगा वो है ना, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा फंक्शन है यहाँ पे, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये fx है, तो ये हमारा fx क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव हो या फिर जीरो भी हो सकता है। अगर ऊपर है तो ये जीरो भी पॉसिबल है होना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट की चीजें हमेशा कैसे रहे, क्यूब रूट में नहीं होगा, क्यूब रूट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या, ये हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो और या फिर जीरो के बराबर हो। ये कंडीशन लगा के हम लोग डोमेन वहां पे निकाला करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि 1/रूट ऐसा दिख रहा है, 1/रूट ऑफ fx है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि हमारा fx तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या जीरो हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम जीरो कर देंगे fx को तो ये 1/0 हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा इन्फिनिटी, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो कुछ ऐसी फंक्शन दिख रही है अगर, तो यहां पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे अपने फंक्शन पे कि ये जो हमारा फंक्शन हो वो कैसा हो भाई, वो हमारा हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम अपने x की वैल्यूज निकालेंगे कि क्या होगा उनका डोमेन है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास बेसिक रूल्स हैं, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपने डोमेन को निकालेंगे। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे कुछ और भी बहुत प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन लगाते समय समझ जाएंगे कि किसी क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें कि उसका कैसे हम डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रेंज निकालने का मेथड, कि किसी भी फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो ये भी क्या है, वही बेसिक मेथड ही है। कौन सा, कि जैसे हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन, कोई हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में जब हम डोमेन में कुछ भी रख सकते हैं तो इसका मतलब कि वहां पे रेंज भी क्या आएगा, कुछ भी आएगा, सारे रियल वैल्यूज आएंगे। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी जो रेंज होगी वो रियल नंबर्स ही होती है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर कोई रैशनल फंक्शन है तो वहां पे भी हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए बस हमारा QX जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई रूट का फंक्शन है, क्या रूट का फंक्शन है, इसकी रेंज क्या होगी, हमें पता है कि ये fx की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब रेंज जो मिलेगा हमारा यहाँ पे वो क्या मिलेगा कि fx हमेशा क्या आएगा भाई, या तो जीरो हो जाए या तो जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे, रेंज निकाल सकते हैं, कोई भी फंक्शन अगर रूट में है। ठीक है, उसी तरीके से कोई फंक्शन हमारा नीचे है रूट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस वही चेक करेंगे कि हमें ये fx हमारा क्या होना चाहिए भाई, जीरो नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव रहे। तो यहीं से हम क्या निकालेंगे कि हमारा fx क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहीं से हम क्या निकालेंगे, इसका रेंज भी निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रेंज निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, वही सब कंडीशन का यूज करना है। जो बेसिक मेथड होता है समझने के लिए किसी भी चीज को, वही चीज है बेटा, कुछ इसमें स्पेशल चीज नहीं है। ये और अच्छे तरीके से क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि
CUT 2023 में आ चुका है। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन है R2R इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन द प्री इमेज ऑफ 17 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है भाई कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया है फंक्शन का वो कितना है 17 और -3 है। तो इसका हमें क्या निकालना है, पूर्व प्रतिबिंब निकालना है। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या, प्री इमेज का मतलब क्या है कि ये जो हमारा दिया है बेटा ये रेंज दिया है ना। याद करिए कि जब हम लोग फंक्शन का बात करते थे तो किसकी बात करते थे, डोमेन और रेंज की बात करते थे। रेंज को हम लोग क्या कहते थे, इमेज कहते थे, और डोमेन को प्री इमेज कहते थे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, ये हमारा इमेज है, इसका प्री इमेज निकालना मतलब डोमेन निकालना मतलब फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो बस सिंपल है, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार रखेंगे क्या 17 रखेंगे, और वहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार फिर -3 रखेंगे। यहाँ से हम सारी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये आएगी -4 और 4 आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है -3 और -3 -1 मतलब -4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा रूट अंडर -4, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 5 निकालेंगे, ठीक है, मतलब कि कोई पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन क्या है भाई, हमारे पास -4 4 और 5 है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या कि 5 4 -4 और 4 -4 5 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसा लग रहा है, नहीं एक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिवली बात बोला है बेटा। रेस्पेक्टिवली मतलब जब मैं इसका निकालूं तो पहले इसी को इसकी वैल्यू फाइंड करो, फिर सेकंड इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो 17 का क्या है -4 और 4, तो यहां से 17 का -4 और -4 और यहां से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों तो मुझे सेम लग रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि 5 किसको बता रहा है, ये 17 का बता रहा है, रेस्पेक्टिवली यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो लैंग्वेज को भी समझना होगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्या कि भाई यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू √x है, gx इज इक्वल टू 2x - 3 है, डोमेन ऑफ f ऑफ g क्या होगा। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, यहाँ पे हम लोग डोमेन निकाल लेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का, ठीक है। चलिए तो कैसे निकलेगा भाई, ये हमारा निकलेगा क्या करके कॉम्पोजिशन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो f ऑफ x है वो बेटा क्या है, वो हमारा क्या है √3 है। इसका मतलब जब हम f ऑफ gx करेंगे, है ना, f ऑफ gx करेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे √x है ना, यहाँ पे क्या है √x। अब यहाँ के मतलब gx करेंगे तो x का क्या कर रहा था, ये रूट में डाल दे रहा था, तो gx को क्या करेगा, इसको भी रूट में डाल देगा, तो ये हो जाएगा क्या √gx हो जाएगा। अब gx की वैल्यू है क्या 2x - 3 है, तो यहाँ पे gx रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा √2x - 3, यही हमारा हो गया क्या f ऑफ gx हो गया, है ना, यही तो होता है f ऑफ g। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे डोमेन। अब ये देखो रूट का फंक्शन बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, मतलब 0 पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा भाई 0 होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से क्या आ गया x निकल के ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 हो गया। इसका मतलब 3/2 से क्या होगा, बड़ा होगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/2 और इनफाइनाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे हम, फिर से हमारे पास क्या है, यहाँ पे डोमेन की बात कर रहा है। तो f(x) इज इक्वल टू x³ है, फंक्शन विद डोमेन 0 1 2 3, देन डोमेन ऑफ f इनवर्स, ठीक है। इनवर्स की चीजें भी हम लोग थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा था इनवर्स के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा डोमेन दिया है, इसका हम क्या करते हैं, रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेंज निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई हमारा रेंज, कि जब हमारा x = 0 होगा तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। x = 1 पे क्या हो जाएगा, f(x) की वैल्यू क्या होगी भाई 1³ मतलब 1 होगी। x = 2 पे f ऑफ x क्या होगा, वो हो जाएगा 2³ मतलब 8 हो जाएगा। उस तरीके से x = 4 पे हमारा f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिल जाएगी 3³ मतलब 27 मिल जाएगी, ठीक है।
इसका मतलब हमारा सेट क्या बन रहा है भाई, 0,0 और फिर दूसरा 1,1, 2,8 और ये हो गया 4, सॉरी 4 नहीं है ना, 3 है, ये 3 है, तो इसी के 27, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3 का क्यूब 27, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ इनवर्स निकालना है। एफ ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन हमारा क्या चल रहा है, a टू b चल रहा है, तो एफ ऑफ इनवर्स कहां से कहां चलने लगता है, b टू a चलने लगता है, ठीक है। यही होता है हमारा इनवर्स। तो अब हमें क्या करना है, बस b टू a निकालना है। इसका मतलब इसको क्या कर देना है, इसको पलट कर देना है, इसकी x और y को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो क्या क्या मिल जाएगा, 0,0 मिल जाएगा, यहाँ से फिर 1,1 मिल जाएगा, यह हो जाएगा क्या हमारा एफ इनवर्स, है ना। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 8,2 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 27,3। तो हमें क्या निकालना था, डोमेन निकालना था। तो डोमेन भाई x की वैल्यू मतलब 0, 1, 8 और 27। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, कि हमारे पास फिर से कोई फंक्शन 2 दिया हुआ है, f r2r और g r2r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x माइनस 3 और gx x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। देन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच g ऑफ fx इज 10। कॉम्पोजिशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉम्पोजिशन का ही सवाल है, हमारे COT 2022 में ये सवाल आ चुका है। तो क्या दे रहा है, g ऑफ fx हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर g ऑफ x है तो gx क्या दिया हुआ है भाई, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो अगर हमारे पास g ऑफ fx होगा तो g ऑफ fx क्या बन जाएगा, कि fx का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब fx की वैल्यू पुट कर दो, fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 3, तो यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब यही हमारा g ऑफ fx कितना दिया हुआ है भाई, 10 दिया हुआ है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ से 9 प्लस 1 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, उधर से 10 से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो x कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x इक्वल टू 0 एंड 6 आ रही है, ठीक है। 0 और क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, आंसर 0 एंड 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अब अगला सवाल क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेक इनवर्स x की बात कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर बेसिक चीज से समझेंगे तो सेक इनवर्स x मतलब क्या होगा भाई, ये क्या बन जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से समझूं तो ये सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ y हो जाएगा। अब सेक ऑफ y का मतलब cos, मतलब अगर सेक इनवर्स की अगर हमें डोमेन पता करनी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या पता होना चाहिए, cos इनवर्स का पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई सेक को मैं ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ y हो जाएगा ना, cos ऑफ y हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स में जाएगा 1/x, ये हो जाएगा y, है ना। तो बेसिकली अगर सेक इनवर्स की बात कर रहा है डोमेन का, तो cos इनवर्स का डोमेन हमारा क्या बनेगा, सेक का बनेगा। बस वो वैल्यूज नहीं लेंगे जहां पे x हमारा क्या करेगा, 0 बना देगा cos को, ठीक है, cos को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो भाई cos का जो डोमेन हुआ करता था वो 0 से क्या होता था, पाई होता था, और बाकी cos 0 कब होता था, वो हमारा π/2 पे वैल्यू होता था। तो हमें cos जहां पे 0 होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी cos का ही डोमेन रहेगा। तो ये क्या है हमारा π/2 माइनस 0 to π माइनस π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब हमारा हम देखेंगे कि हमारे पास कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इस टेबल को देखेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। सबसे पहला तो हम जो फंक्शन का ब्रेक कर रहे हैं वो कितने पार्ट में कर रहे हैं, 2 पार्ट में कर रहे हैं। कितना, ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन और दूसरा ट्रांसेंडेंटल फ्रैक्शन, मतलब अबीज गणितीय फलन और बीज गणितीय फलन, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक जो है वो अगेन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा है रैशनल, तीसरा इरैशनल, फिर उसके बाद से हमारे पास
पीस वाइज है। पीस वाइज पे हमारे पास क्या क्या है, मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन है। ट्रांसजेंडर मतलब में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, एक्सपोनेंशियल आता है और लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। ठीक है, तो ये टेबल आप अपने समझने के तौर पे रख सकते हैं कि अगर सारे फंक्शन को मैं अगर सम अप करूं एक जगह कि मुझे क्या क्या फंक्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सारे फंक्शन को एक एक करके हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। वो कुछ ऐसा होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे चलेगा कहाँ तक, ए 0 तक चलेगा। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करूंगा कि एक्स क्यूब माइनस 2 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, या फिर 3x माइनस 1, ये सब क्या है, हमारे अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आगे ये भी क्या करता है, ब्रेक करता है अलग अलग पार्ट में, जहां पे हमारा क्या मिल रहा है, सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है, मतलब स्थिर फलन, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसका भी आइडिया आपको होगा ही, है ना, क्या कि लीनियर फंक्शन कैसा होता है भाई, वो फंक्शन जिसकी जो x की वेरिएबल है, जो x वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कांस्टेंट में डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और क्यूबिक में डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे जो x का जो हमारा बनेगा फंक्शन, यहाँ पे x की पावर क्या होगी, 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 3 रहती है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप खुद भी समझते हो, कांस्टेंट फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, 5 या फिर 10 या फिर -100, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट फंक्शंस हैं। लीनियर में हमारे पास x + 1 लिख लो या फिर 2x - 3 लिख लो, ये सब लीनियर है। एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे कि x² - 4 लिखो या x² + 5x - 6 लिख लो। ठीक है, अब x³ के लिए भी कुछ लिख सकते हैं हम, x³ - 27, है ना। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन हमें अभी बताया क्या होता है कि y = कोई फंक्शन k बनाएगा, y = क्या बन जाएगा, k होगा। ठीक है, अब अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिल जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू y = k मिल जाएगा। यही हमारा क्या है, y = k है। ठीक है, अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो यहाँ पे हमारा x का क्या हो, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे x की हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। इसका मतलब जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो रियल नंबर होंगे, लेकिन जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, वो हमारे पास कोई एक नंबर आएगा जो कि k होगा, यही हमारा k, यही हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लीनियर फंक्शन। इसका जो फॉर्म है होता है वो क्या होता है, लीनियर फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, f(x) = क्या होगा, ax + b के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ax + b के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब अगर इनकी हम डोमेन की बात करें, किसकी बात करें, डोमेन की, तो डोमेन इनका क्या होगा भाई, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में रखो, प्लस पे रखो, 0 में रखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे फंक्शन पे है ही नहीं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होंगे। उसी तरीके से हमारा जो रेंज होगा, रेंज भी क्या आएगा भाई, वो भी रियल नंबर ही आएगा, है ना। नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारा लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है कि f(x) = क्या होगा, ax² + bx + c। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, यहाँ पे जो a है वो क्या, 0 नहीं होना चाहिए, क्या a should not be equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो ax² + bx + c है, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम कि a should not be equal to 0, मतलब a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये पूरा x² का टर्म भी गायब हो जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं,
डोमेन की बात करूं तो डोमेन में हम क्या रख सकते हैं, डोमेन में हम कुछ भी रख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर में कुछ भी रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, जीरो वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में हम क्या रखेंगे, रियल नंबर्स रख सकते हैं। तो रेंज में क्या मिल जाएगा, रेंज क्या मिलेगा हमारा रेंज देखिए थोड़ा सा डिपेंड करता है कि हमारा ये जो फंक्शन है हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ रेंज फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या मिल गया कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया वहां पे, तो वहां पे अब हम चेक करेंगे कि वो जो पूरा फंक्शन बना है वो निगेटिव हो सकता है कि नहीं, पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, जीरो हो सकता है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए जो हमारा रेंज है वो क्या रहेगा, वो हमारा रियल नंबर ही रहेगा। लेकिन कभी कभी वो क्या होता है, चेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन की क्वेश्चन कैसा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद कभी कभी होता क्या है कि वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। अब इसको ओपन करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, कोई क्वाड्रेटिक बना था उसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके ये बना दिया। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये क्या रहेगा भाई, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और प्लस 5 भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या लेगा वैल्यू, रेंज इसका ये आर पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज लेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको रियल वैल्यू से लेके चल रहा हूं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो रेंज निकालने के लिए अगर क्वाड्रेटिक का कह देता है तो मुझे चेक करना होगा उसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आ गया क्वेश्चन रेंज के लिए, क्या कि हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि कहां से कहां तक डिफाइन है, 2 से इंफिनिटी तक डिफाइन है, और वो फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। तो रेंज क्या होगा एफ का, ठीक है। जो सेम चीज मैं बोल रहा था वही उसी बेसिस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट करना क्या है ना बेटा, हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखना है कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ये माइनस 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं ना, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करूं, ये a स्क्वायर माइनस 2ab है, तो प्लस क्या करना होगा, b स्क्वायर करना होगा, b यहाँ पे 2 है तो प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस 4, और ये फिर माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि प्लस करने पे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो माइनस भी कर दो, और यहाँ पे ये प्लस 5, ठीक है। यहाँ से हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 क्या बना लेगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाएगा, और ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस 4 प्लस 5, मतलब ये प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। x की वैल्यू 0 रखो, ये नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमेशा क्या लेगा, रियल पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। कहां से कहां तक चलेगा, अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, क्वाड्रेटिक है तो या तो 0 से इधर इस तरफ चलेगा प्लस, या तो 0 से इस तरफ, दोनों तरफ प्लस चलेगा, मतलब x की वैल्यू माइनस रखो चाहे प्लस रखो ये पॉजिटिव ही जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है। जब यहाँ पे ये 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1, मतलब जो रेंज का मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और अगर इनफिनाइट पुट करूंगा तो ये पूरा इनफिनाइट तक पहुंचने लगेगा, है ना। तो यहां से क्या पहुंचेगा, इनफिनाइट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है वो क्या है, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, फिर से क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और यहाँ पे हमें वही रेंज निकालना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो करते हैं, निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर से हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, एक्स ही आ जाएगा। मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab और क्या है प्लस b स्क्वायर, मतलब भाई हमें 1/4 ऐड करना होगा और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये प्लस 1 तो अपना है ही है, यही हमारा पूरा फंक्शन है। यहां से मुझे क्या मिलेगा कि ये पार्ट बन जाएगा क्या, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे भी माइनस करेंगे, ठीक है। मैं इसको सुधार देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस कॉमन निकाले थे ना, तो यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स मतलब 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। और ये आपका हम प्लस 1/4 और माइनस 1/4 क्वाड्रेटिक स्क्वायर करने के लिए किए थे, और यहाँ पे +1 भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस 1/2 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अब हमारे पास क्या बचा, -1/4 -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -5/4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस क्या बनेगा, 5/4 बन जाएगा। अब यहाँ से फिर से माइनस को हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस इधर से हो जाएगा +5/4। अब देखो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही जाएगी भाई, स्क्वायर है तो क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5/4 होगी। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू इसकी क्या आने वाली है, 5/4 मतलब 1.25 आने वाली है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव रहेगा, इसके साथ माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, माइनस बनाएगा, निगेटिव वैल्यू बनाएगा। निगेटिव वैल्यू बनाएगा इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या आने वाली है, 1.25 आने वाली है। और सबसे छोटी वैल्यू भाई x निगेटिव रखोगे तो भाई निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे x पॉजिटिव निगेटिव वाला रखोगे तो ये निगेटिव का बनाएगा। मतलब ये क्या बनाएगा, ये निगेटिव की तरफ जाएगा पूरा का पूरा, कहाँ पे, इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या, कहाँ से बनेगा भाई, ये -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, 1.25 तक जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि उस फंक्शन पे x की वैल्यू कब हमारी रियल होने वाली है, कब इमेजिनरी होने वाली है, और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, कब इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि फंक्शन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहाँ पे a भी पॉजिटिव है और d भी क्या है, पॉजिटिव है। d क्या है हमारा, d डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, b स्क्वायर माइनस 4ac। तब इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, और उसकी जो माउथ होगी वो ऊपर की ओर होगी, ओपन, अपवर्ड ओपनिंग होगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये अपवर्ड ओपनिंग होगी। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब कि हमें कोई ना कोई x की वैल्यू मिलेगी जो कि कैसी होगी, दोनों डिफरेंट होगी एक दूसरे से। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होने वाला है वो x को क्या करेगा, 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें मिल जाएगा, ये हमारा क्या होगा, x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पैराबोला का ग्राफ। दूसरी बार क्या है, यहाँ पे a निगेटिव हो रहा है, अभी भी d क्या है, पॉजिटिव है। अब a निगेटिव होने की वजह से पैराबोला कहाँ ओपन हो जाएगा, नीचे की तरफ, उसका माउथ कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो कैसा जाएगा, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अभी भी देखो d क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमें x की वैल्यू मिलेगी तो सही, और दोनों कैसी होगी, अलग होगी, है ना। तो माउथ इसका नीचे और x की वैल्यूज मिल जाएगी, मतलब जीरोस मिलेगी। ये हो जाएगा हमारा x1 और ये होगा x2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब दूसरा केस क्या है कि a पॉजिटिव है लेकिन d निगेटिव है। a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। याद करो बेटा कि जब d निगेटिव हुआ करता था तो जो रूट्स होती थी हमारी इमेजिनरी हो जाती थी, है ना। अगर मैं श्रीधर फॉर्मूला आपको बताऊं तो वो क्या हुआ करता था, x इक्वल्स टू क्या था, -b प्लस माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है अपना क्या, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा तो भाई ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी हो गया इसका मतलब x की कोई वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ बनेगा हमारा, ये पैराबोला तो अपवर्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारे x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि भाई इमेजिनरी आंसर आ रहा है ना। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी है आंसर, तो x को कट करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, कहां बन गया, अपवर्ड हो गया। उसी तरीके से अब हमारा a निगेटिव है, इसका मतलब इसका पैराबोला तो नीचे खुलेगा। d क्या है, अभी भी निगेटिव है, मतलब रूट अभी भी क्या रहेगा, इमेजिनरी ही रहेगा, मतलब x को कट नहीं करेगा और इसकी मुंह कहां रहेगी, नीचे की ओर खुलेगी। तो कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा वैल्यू होगा किसका, ग्राफ का, जो कि x एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला जो कंडीशन है वो क्या है, a हमारा पॉजिटिव है और d इक्वल टू
0 हो जाए। ठीक है, तो ये वही केस हो गया क्या, जहां पे हमारा सीधाचार में b स्क्वायर माइनस 4 इसी 0 हो जाता था, तो जो x की वैल्यू आती थी क्या आती थी माइनस b/2a, और वो दोनों क्या होती थी, इक्वल होती थी एक दूसरे के। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b/2a माइनस b/2a ही आएगी। तो यहाँ पे भी पैराबोला कैसा है, अपवर्ड है। क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, तो अपवर्ड तो होगा, साथ ही साथ क्या है, एक ही रियल आंसर आ रहा है, मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है अब हमारे x एक्सिस को क्या करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, यहीं पे हमारा दोनों x आ जाएगा। क्या, ये हो जाएगा माइनस b/2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ग्राफ, कब, जब a पॉजिटिव है और d 0 है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी ग्राफ की बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, हमें यहाँ पे फंक्शन दिया है और इसका हमें डोमेन निकालना है। ये आपके PYQ 2022 में आ चुका है। ठीक है, मतलब 2022 में CUET के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें दिख रही है, रूट की फंक्शंस दिख रही है। ऊपर भी रूट 2x माइनस 1 है वो, और यहाँ पे रूट 4x प्लस 1 है, यहाँ पे रूट 4 माइनस x है, यहाँ पे रूट 3 प्लस 7x प्लस 1 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमें पता है रूट की चीजें हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या तो 0। तो अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं कि रूट 4 माइनस एक्स, तो ये रूट 4 माइनस एक्स जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, क्या ये 0 होगा तो काम बन जाएगा? अगर ये 0 हुआ तो काम बन सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पे प्लस 1 भी एक है, तो इसके 0 होने से फर्क नहीं पड़ेगा हमारे फंक्शन पे। क्यों? क्योंकि 1 है, डिनोमिनेटर को 0 होने नहीं देगा। इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि ये जो 4 माइनस एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा कि जो x है वो क्या है, शुड बी लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, देखो पहला कंडीशन क्या निकल के आ रहा है कि x शुड बी लेस देन 4। अब हम करेंगे क्या ना, एक बनाएंगे नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि यहां से जितनी भी x की वैल्यूज आएगी सबका हमें क्या लेना होगा, सबका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, ताकि सब पे वो अप्लाई हो सके। तो एक मैं यहाँ पे 4 बना लिया, क्या कि प्लस 4, और यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 4 भी हो सकता है और उससे छोटी हो। छोटी हो मतलब क्या, ये वैल्यू, इसके अंदर की वैल्यू जो भी रहेगी सब एक्सेप्टेबल है। दूसरा क्या है हमारे पास, रूट 3 प्लस 17x। अगर ये भी 0 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 है और इक्वल टू भी क्या 0 हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 3 प्लस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से 17x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, -3/17। ठीक है, अब -3/17 कहीं भाई 0 के लेफ्ट में आएगा, तो अगर ये हमारा 0 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं -3/17 को रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3/17 के बराबर या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए मतलब किस तरफ चलेंगे, राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब यहां इसलिए बना रहे ताकि हम इंटरसेक्शन ले सकें। दूसरा क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1 है, तो ये 2x माइनस 1 भी क्या होगा, या तो 0 या तो पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मुझे क्या निकलेगा कि 2x क्या होना चाहिए सॉरी 2x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ी या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 से बड़ी या उससे बराबर। अब 1/2 देखो क्या होगा, 1/2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा भाई, 1/2 कहीं 0 के बाद एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या होगा 1/2, मतलब 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देखो अब हमारा लास्ट बच गया, यही डिसाइड करेगा। ये क्या होना चाहिए, 4x प्लस 7 भी क्या होना चाहिए भाई, 0 या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 के बड़ी। यहाँ से x क्या आ जाएगा कि आपका -7 बाई क्या होना चाहिए, एक मिनट क्या होगा, -7/4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्या हमारी x की वैल्यू। अब -7/4 कहाँ आ रहा होगा भाई, ये -1 से क्या है, -1 से छोटी है, मतलब कहीं इस तरफ आएगा। तो ये आएगा क्या, -7/4 कहीं इस तरफ आएगा। तो ये क्या होना चाहिए, इससे क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए मतलब ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अब जो भी हमारा चीज बना है वो कहाँ है, सब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये अंदर इसके आना चाहिए। यही तो हमारा सबका यूनियन है,
है कि नहीं? यही तो सॉरी इंटरसेक्शन है, यही इंटरसेक्शन मिल रहा है। जो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक चल रहा है, -3/17 से कहां चल रहा है, +4 तक चल रहा है। इसका मतलब -3/17 से +4 ये हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें चलना है, जहां पे हमें कोई भी स्टेप में गलतियां नहीं करनी है। गलती अगर कहीं पे स्टेप में गलती हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्यूबिक फंक्शन होता है। क्यूबिक फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन हमारे सीयूटी में आते नहीं है। फॉर्म समझ लेते हैं इसका कि ये fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, जहां पे हमारा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो भाई क्यूबिक फंक्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये होता है क्यूबिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रैशनल फंक्शन देखा था, क्या होता है px/qx के फॉर्म में। अब ये आएगा इर्रेशनल फंक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं क्या कि √3 या फिर √3 + x या 1/√2x, तो ऐसी चीजें जो क्या दे रही है, कुछ इर्रेशनल फॉर्म ले रही है ना। जैसे हमें √3 पता है क्या होता है, इर्रेशनल होता है, √2 इर्रेशनल होता है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म लेने वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीस वाइज फंक्शन। भाई खंडस फंक्शन मतलब पीस वाइज, मतलब कि भाई ये क्या करता है, ये हमारे फंक्शन को क्या करता है, अलग अलग पार्ट में तोड़ देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या करता है, वो ब्रेक करता है अलग अलग फंक्शन में, इसीलिए पीस वाइज कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे जो होता है वो होता है fx = mod ऑफ x होता है। अब इस मॉड का मतलब क्या है भाई, क्या करता है ये फंक्शन, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू रखें अगर हम, वो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो या फिर नेगेटिव, मतलब बेसिकली नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू x पे रखने पे ये हमेशा फंक्शन कैसा वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 1 बना देगा, 2 रखेंगे तो 2 बना देगा, -5 रखेंगे तो 5 बना देगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा किसमें किसमें, -x में। कब, जब ये हमारा x की वैल्यू कहां से चलेगी, x की वैल्यू जब होगी हमारी 0 से छोटी। ठीक है, 0 से छोटी होगी तो निगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या कर देगा, उस पर एक और निगेटिव लगा देगा पास, इसको क्या करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, इसलिए -x में ब्रेक हो जाएगा। और ये +x में ब्रेक होता है कब, जब हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई किसकी, मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, -x देगा कब, जब x नेगेटिव होता है, x देगा जब x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मॉडुलस से रिलेटेड। तो वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला क्या है कि जो √x² होता है वो हमेशा mod x देता है। ठीक है, हमें पता है कैसे, क्योंकि अगर मैं √25 लिखूं तो ये क्या देगा, -5 भी देगा और +5 भी देगा। अब -5 और +5 दे रहा है, इसका मतलब ये क्या देगा भाई, ये mod ऑफ क्या दे देगा, x दे देगा, मतलब mod ऑफ 5 दे देगा। ठीक है, अगर x नेगेटिव होगा तो -5 और x पॉजिटिव होगा तो +5 लगा के देगा। इसका मतलब ये √x² क्या देता है, mod x में दे देता है कन्वर्ट। mod ऑफ x प्लस y या फिर mod ऑफ x माइनस y, वो हमेशा क्या होगा, या तो बराबर होगा mod x प्लस mod y के, या तो उससे हमेशा लेस होता है। ठीक है, mod ऑफ x इंटू y क्या होता है, mod ऑफ x इंटू y इक्वल टू mod x इंटू mod y होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करने वाला है, तो ये सब आपको याद करना होगा। क्या कि mod ऑफ x y इक्वल टू क्या होगा, mod x इंटू mod y होता है। दूसरा क्या होगा, mod ऑफ x y क्या होगा, mod x अपॉन mod y, जहां पे हमारा mod ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में है, 0 हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी बना लेगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फंक्शन fx = 1/mod x। अगर 1/mod x में है हमारा फंक्शन तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन सारी रियल वैल्यूज होगी, बस वो वैल्यू नहीं लेना है जहां पे हमारा ये mod x क्या हो जाए, 0, और वो कहां पे होगा, 0 पे हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसका डोमेन क्या बनाएगा, रियल नंबर माइनस क्या, 0।
और रेंज क्या आएगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। क्यों? क्योंकि भाई मॉड्यूलस फंक्शन है तो इसका रेंज कहाँ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे बनाएगा पॉजिटिव। अब जैसे आप क्या करेंगे, अगर हम -2 रखें तो ये 2 दे देगा, अगर मैं 2 रखूं तो ये फिर से 2 दे देगा, -5 रखूं तो ये क्या देगा, 5 देगा, और अगर 5 दे दूं तो क्या होगा, फिर भी 5 ही बना देगा। मतलब हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन होने वाला है किसका, हमारे मॉड्यूलस फंक्शन का, वो तो हमारा क्या रहेगा, R रहेगा। ठीक है, लेकिन जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R+ हो जाएगा, मतलब सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है मॉड्यूलस फंक्शन का। यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मॉड ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ 8 - 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मॉड का फंक्शन है, ये तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ये ब्रेक करेगा कब, -∞ से 0 तक, फिर 0 से ∞ तक। तो अगर हम क्या रखेंगे, x कहां तक भाई जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 0 रखूं, तो ये अगर -∞ से 0 तक आएगा तो ये क्या बनाएगा, -2x बना लेगा। तो मतलब हमारा ब्रेक पॉइंट कहां पे है, ब्रेक पॉइंट हमारा 0 पे है। ब्रेक पॉइंट 0 हमारा कहां पे है, 0 पे। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो ब्रेक करेगा कब, -∞ से 0 तक में ये 2x क्या बनाएगा, ये 2x क्या बना लेगा, -2x बनाएगा, है कि नहीं भाई। नेगेटिव वैल्यू ना आ रही है x की, -∞ से 0 पे x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए भाई एक नेगेटिव ये लगा लेगा, तो ये क्या हो गया, -2x हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे भी क्या होगा भाई, निगेटिव से आ रहे हैं तो ये -2x क्या रहेगा भाई, ये निगेटिव से आ रहे हो तो ये क्या रहेगा, निगेटिव का क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। तो ये क्या बनाएगा, 8 - 2x। जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल के तौर पे ले लूं क्या, कि x इक्वल टू क्या ले लो भाई, निगेटिव से आओगे तो कहां तक आएंगे हम, 0 तक आएंगे। कहां तक, 0 तक। तो ये 0 तक तो क्या रहेगा, 0 तक पॉजिटिव होने वाला है कि नहीं। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्या कि ये जो हमारा 8 - 2x है, ठीक है, ये कहां पे 0 होगा भाई, ये कहां पे 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 पे 0 होगा। कहां पे 0 होगा, x इक्वल टू 4 पे 0 होगा। अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 लूं, मतलब कहां तक हमारे 0 तक ही तो आ रहे हैं, तो अगर x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 8 बनेगा। और अगर 0 से कोई छोटी वैल्यू लोगे, 0 से कोई छोटी वैल्यू जैसे -1 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब -∞ से 0, फिर 0 से 4 तक ये क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ही बनाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 8 - 2x ही निकल के आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं -∞ से 0 तक आऊंगा तो ये चीजें नेगेटिव बनेगी। अब अगर नेगेटिव बन रही है, इसका मतलब कि ये अंदर की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो बाहर भी पूरी वही सेम चीज वापस आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी -2x है, यहाँ पे भी क्या है, -2x है ना। तो अगर यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को आगे सॉल्व करूं तो ये सॉल्व होने से क्या होगा, कतराएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों को पॉजिटिव बना के चलूंगा। क्यों, क्योंकि 0 से -∞ से 0 तक ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। अब मैं अगर दोनों को पॉजिटिव बना के चलूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x बन के आएगा बाहर भाई, पॉजिटिव रहेगा तो 2x से आएगा। ये क्या होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ये भी पॉजिटिव 8 - 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बस 2x को मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 2 आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन क्या आएगी, 2 आएगी। अब ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब 2 से कहां तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। 2 से कहां तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 2 हमारा इंक्लूडेड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो अगर मैं 2 को इंक्लूड करूं तो ये देखो क्या रहेगा, ये 4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। मतलब 2 हमारा इंक्लूडेड रहेगा। तो यहां पे हम 2 को इंक्लूड करेंगे, कहां से कहां तक, 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से इन्फिनिटी तक, यहां पे ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, 2 से इन्फिनिटी तक, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एक
फंक्शन दिया हुआ है क्या कि फंक्शन r goes to r given by fx mod of x minus 1 for all x that is belongs to r, then answer the question the graph of the function कौन सा होगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो हम सीधे ग्राफ से ही चेक कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हमें समय बचाने के लिए क्या करना होगा, ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं कि भाई x इक्वल टू -1 पे हमारा यहाँ पे y 0 आ रहा है। अगर x इक्वल टू मैं -1 रखूंगा तो ये -1 क्या होगा, 2 होगा, और मॉड ऑफ 2 क्या बना देगा, मॉड ऑफ -2 2 बना देगा। मतलब fx कितना आएगा, 2 आएगा। भाई ये तो नहीं होने वाला है ना। अब सेकंड को चेक करो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे देखो y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो भाई x इक्वल टू 0 पे क्या है, y इक्वल टू 1 है। अगर x इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये -1 बनेगा, मॉड क्या बना देगा, उसको 1 बना देगा। इसका मतलब ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी भाई नहीं है, भाई 0 रखोगे तो -1 का 1 बनाएगा, ये तो नहीं होने वाला है, और ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे। यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इस फंक्शन को कि इस फंक्शन का काम क्या है, क्या होता है ये फंक्शन। कोई भी वैल्यूज हम अगर इसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या करेगा, x की जगह पे वो क्या लेगा। जैसे मॉड्यूलस में क्या कर रहे थे, अगर नेगेटिव डाल रहे थे तो पॉजिटिव बना रहा था, है ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव बना था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं, अभी जब ग्राफ बनाएंगे तब समझेंगे क्यों होता है स्टेप फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये फंक्शन क्या बनाएगा, fx इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होगा। अब इसका काम क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, और 0 भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, और नॉन इंटीजर भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये करता क्या है कि ये जो फंक्शन है इसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो वैल्यू का जस्ट पहले वाला इंटीजर को ये क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, मतलब x की जो भी वैल्यू रखे उसके पहले, उस x के पहले जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी ये उसको एक्वायर करने लगता है। मतलब कि जैसे अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखूं, 1.2 रखूं, तो ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ये क्या करेगा, ये 1.2 के पहले का जस्ट इंटीजर देखेगा। मतलब 1.2 से पहले कौन इंटीजर आता है, तो भाई 1.2 के पहले क्या आता है, 1 ही आता है। इसका मतलब ये इसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। उसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू सपोज करो 0.9 लूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0.9 बनाएगा। 0.9 का मतलब कि 0.9 से पहले जस्ट कौन सी इंटीजर आती है, कौन सी इंटीजर आती है, 0 आएगी, तो ये इसको 0 मानेगा, 0 बना देगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या -1.2 रखूं तो ये क्या रखेगा, -1.2 रखेगा। अब ये चेक करेगा कि -1.2 के जस्ट पहले, उसके पहले कौन सी इंटीजर आती है। तो भाई -1.2 कहां से आया है, वो -2 के आगे से आया है ना, तो इसका मतलब इसके पहले कौन सी इंटीजर है, -2, तो ये क्या बनाएगा, -2 ले लेता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा कौन सी वैल्यू लेगा, ये इंटीजर वैल्यू लेगा। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें, किसकी बात करें, डोमेन की बात करें, तो ये क्या होगा, डोमेन इसका हमेशा इंटीजर होने वाला है, और वो कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम, अरे सॉरी, डोमेन की बात नहीं, ये रेंज हो गया ना हमारा, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज क्या कहलाएगा, रेंज क्या होगा इसका, इसका बनेगा रियल नंबर नहीं यार, इंटीजर बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा, इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, इंटीजर्स बन जाएगा। तो रेंज में हमेशा क्या मिलेगा, हमें इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, अब डोमेन की बात करो, भाई डोमेन में तो कुछ भी रख सकते हैं। तो पहले ही हमने आपको बताया क्या कि डोमेन में हम क्या रखेंगे, कोई भी रियल वैल्यूज रख सकते हैं, 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेंज क्या बनाएगा, इंटीजर वैल्यू ही लेगा। क्यों, क्योंकि नाम में ही छुपा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका भाई क्या ले लेगा, रेंज इंटीजर।
ठीक है। अब स्टेप फंक्शन इसको क्यों कहते हैं जरा सा समझते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका मैं क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि अगर मैं सपोज करूं 0 से x क्या कर रहा हूं, 0 से 1 तक चलूं, ठीक है, 0 से 1 तक चलूंगा तो भाई मतलब 0 फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो ये हर एक वैल्यू पे क्या ले लेगा, y की वैल्यू 0 बना देगा। मतलब 0 से लेके कहां तक, 1 तक, ठीक है, 0 से लेके कहां तक, 1 तक ये क्या ले लेगा, y को 0 बना देगा। अब जैसे ही 1 के आगे बढ़ेंगे तो 1.2 1.3 1.4 1.5 कहां तक चलेंगे, 2.99 तक चलेंगे। तो ये उसको क्या बना देगा, उससे पहले का इंटीजर मतलब 1 बनाएगा। तो यहां पे क्या है हमारा 1 है, ये क्या बना दिया 1। फिर कहां तक चलेगा, ये 2 तक तो वैल्यू सेम वैल्यू लेगा, लेकिन जैसे ही 2 पे आएगा वो क्या कर देगा, वो 2 लेगा वैल्यू, ऐसा ले लेगा वैल्यू, फिर ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा दिख रहा है, ये कुछ सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना, है कि नहीं, कुछ सीढ़ी जैसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसे 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 करके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि हमारा जो ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ इंटीजर होता है, अगर वो x प्लस माइनस एक्स लूं, क्या लूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स का सम लूं, तो वो हमेशा 0 होगा, कब, जब x इंटीजर होगा। कब हो जाएगा 0, जब x हमारा इंटीजर होगा, और जब x नॉन इंटीजर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सवाल लगाते हैं, इस पे हमारा डायरेक्ट सवाल भी पूछता है सीयूईटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू x है तो ये x किसको बिलोंग करेगा, हमेशा z को, मतलब इंटीजर, वही i या फिर z एक ही चीज है। तो अगर सीधे इंटीजर रख रहा हूं मैं यहाँ पे कोई 1 2 3 4 5 6 तो वो उसको इंटीजर ही बना देता है, ठीक है। और अगर मैं x प्लस एन कर रहा हूं, x प्लस एन में क्या, n भी क्या है, कोई इंटीजर ही है ना, n भी क्या है, कोई इंटीजर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये n हमारा बाहर आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि हमारा माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बनेगा अगर x इंटीजर है, और ये क्या बनेगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 जब x हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये बेटा समझ लेना, याद कर लेना, क्लियर है सभी को। मुझे लगता है कि अब लगभग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आगे ले चलता हूं, हालांकि हल्का सा क्या हो गया है, हमारा 1.5 घंटे का लगभग कंप्लीट हो चुका है। हल्का सा मैं इसको कंप्लीट करा दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर आज के लिए यहीं तक रखेंगे, ठीक है। चलिए अब लिस्ट इंटीजर को भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद से एक आध सवाल लगा के इसको हम छुट्टी कर देंगे। अब लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अब जैसे कि लिस्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लिस्ट की बात कर रहा है, और ये सीलिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये क्या करता है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या ले रहा था, कोई वैल्यू रख रहे थे तो उसके पहले की इंटीजर ले रहा था। अब उसी तरह जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या करता है, उसके बाद की वैल्यू लेता है, ठीक है। इंटीजर की किसकी बात की लेता है, उसके बाद की वैल्यू लेता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या लिखें कि जो fx है वो क्या है, ये ही भी हमारा सेम जैसा ही होता है, इसको हम क्या कहेंगे, लिस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हालांकि जब का सिंबल दोनों का एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वो ग्रेटेस्ट है या फिर लीस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, ये क्या करेगा, इंटीजर जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर या नॉन इंटीजर, उसके जस्ट बाद की वैल्यू लेता है ये, ठीक है। तो जैसे मैं अगर सपोज करूं मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पॉइंट लूंगा, तो ये आपका जो फंक्शन है ये इसको क्या बना देगा, इसकी बाद का इंटीजर, मतलब 1.2 के बाद का इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, तो ये इसको 2 बना देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं क्या लूं, x इक्वल टू 0.9 लूं, तो ये इसको क्या बना देगा, 0.9 क्या बनाएगा, इसके बाद की इंटीजर मतलब 1 बना देगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर x इक्वल टू क्या करूं, -1.9 लूं, ठीक है, -1.9 लूं, तो जस्ट -1.9 से बड़ी इंटीजर कौन सी हो जाएगी, -1.9 से बड़ी इंटीजर कौन सी होगी, वो -1 हो जाएगी। इसका मतलब ये इसको क्या बना देगा, -1 बना देगा। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो उस x की छोटी वाली इंटीजर लेता है वैल्यू, उसके जस्ट पहले की इंटीजर लेता है, और ये क्या करता है, उसके जस्ट
बाद की इंटीजर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर चल रहा है। कहां चल रहा है? ऊपर की ओर चल रहा होता है, ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये क्या कहता है कि भाई हमारा जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन x है प्लस लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x, ये क्या होता है, 0 होता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और 1 होगा जब x क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है कि अगर x प्लस एन कर रहा हूं, जहां पे n क्या है हमारा, इंटीजर है, तो ये इंटीजर बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, लीस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस एन बन जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर ये जो आपका माइनस एक्स है हमारा क्या, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये क्या बनाता है, माइनस एक्स ही बना देता है। मतलब -5 रखूंगा तो वो -5 ही बनाएगा, -6 रखूंगा तो -6 ही बनाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स, हमारा जो x है वो अगर इंटीजर नहीं है तो वो उसमें 1 ऐड करेगा, ठीक है। सेम बात जो मैंने आपसे कहा, जैसे अगर मैं -1.2 की बात कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, -1.2 में 1 जोड़ देगा, ठीक है। तो 0.2 जोड़ देगा, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी -1 बन जाएगा, ठीक है। तो -1.2 क्या बना देगा, ये बना देगा -1 बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट भी समझ लेते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। एक मिनट जैसे रुकिएगा तो ठीक है। चलिए फिर आज हम रखेंगे यहीं तक, क्योंकि हमारा समय हो चला है और समय हो गया है अगले टीचर के लाइव आने का, ठीक है। तो आज रखेंगे बेटा यहीं तक। अगले सेशन में हमारा जो लेक्चर 3 होने वाला होगा वहां पे हम किसकी बात करेंगे, फ्रैक्शनल फंक्शन की बात करेंगे, और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी लगाएंगे जो कि सीयूटी में आ चुके हैं, ठीक है। तब तक के लिए फिर आप करते रहिए सवाल और रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं हम उम्मीद 3.0 के अगले सेशन में, जहां पे हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है और वो स्टार्ट होगा फ्रैक्शनल फंक्शन से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए रखिए ख्याल, तब तक के लिए फिर बाय, धन्यवाद, नमस्कार।